मेरी सुहागरात हवाई जहाज में हुई थी। शादी के बाद मैं रुखसत होकर लाहौर से कराची हवाई जहाज से अपने ससुराल जा रही थी। मेरा शोहर घर जाने तक इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वो बेकाबू होकर मेरे साथ हवाई जहाज में ही उसने मेरे साथ हम जमीन से पता नहीं कितने हजार फीट बुलंदी पे थे। जब मेरे खूबसूरत खूबरू जवान शोहर ने मुझे कहा कि वो जो सामने छोटा सा कमरा नजर आ रहा है ना, चलो उधर चलते हैं। मैंने कहा कि वो तो बाथरूम है। कहने लगा कि हाँ, तुम्हें बाथरूम नहीं जाना। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले गई थी। उसने कहा कि अच्छा, तो तुम जरा दोबारा जाओ। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि बताता हूँ, और दरवाजा लॉक नहीं करना। मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि मैं उसकी बात क्यों ना मानती। वो मेरा शौहर था और अभी हमारी जिंदगी शुरू हुई थी। मैं उस बाथरूम में चली गई और मैंने दरवाजा लॉक नहीं किया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे में हलचल हुई और जो शख्स अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। अब मैं वहां से नहीं भाग सकती थी क्योंकि उसने दरवाजा लॉक कर दिया था। मेरा नाम मरियम है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप चाहते थे कि वो मेरी शादी बहुत अच्छी जगह पर करवाएं। हम लोग लाहौर में रहते थे और रिश्ता मेरे लिए कराची से आया था, क्योंकि वो वहाँ के बहुत ही ज्यादा अमीर लोग थे, फैक्ट्रियों के मालिक थे। इतनी दूर बेटी को भेजना मेरे माँ बाप के लिए मुश्किल था और बाबा ने कहा कि इतना अच्छा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए शादी के लिए हाँ कह दिया। वो लोग बारात लेकर लाहौर आए और अब यहाँ से बारात वापस भी जानी थी। मैं सोच रही थी कि इतना लंबा सफर कैसे तय होगा, वो भी दुल्हन बन के। लेकिन ये लोग वाकई बहुत ज्यादा अमीर थे और चीजों को समझने वाले भी थे। ये लोग तो जहाज में आए थे और वापसी भी जहाज में थी। इसका मतलब इनके पास बहुत पैसे थे। मेरी सारी कज़न तो अभी से ही मुझसे जलने लगी। मेरे शौहर का नाम सरमद था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नौजवान था। शादी तो हो चुकी थी, अब साथ बैठे थे, तस्वीरें वगैरह बन रही थी और कुछ रस्में हो रही थी। जब मेरी एक कज़न मेरे पास आई और कहने लगी कि तेरा शौहर तो बड़ा खतरनाक लगता है, वो मेरे कान में बोली। मैंने कहा कि खतरनाक कैसे? उसने कहा कि देख तो सही, कैसा लंबा चौड़ा नौजवान है, ये तो तुझे खा जाएगा। मैंने कहा कि ये क्या बात कर रही हो? मैं शर्माने लगी तो उसने कहा कि नहीं, सीरियस बात है, मैं तुझे बाद में बताती हूँ। मैं सोचने लगी कि पता नहीं उसने मुझे क्या बात बतानी है। खैर, अब मैं दुल्हन बन के तो सफर कर नहीं सकती थी, इसलिए मेरी सास ने कहा कि इसके कपड़े बदलवा दें और इसे कोई कामदार सूट ही पहना दें जिसमें ये बहुत खूबसूरत लगे, लेकिन दुल्हन के कपड़े बदलवा दें क्योंकि सफर है और ऐसे अजीब भी लगता है। हम प्लेन में जाएंगे तो बुरा लगेगा, फिर वहां जाके हम इसको दोबारा तैयार करवा देंगे। मैंने शुक्र अदा किया कि चलो उनको इतना तो ख्याल आया, वरना मैं दुल्हन बन के प्लेन में बैठती हुई कैसे लगती। लगना तो मैंने अभी भी दुल्हन ही था। मुझे इतनी सारी मेहंदी लगी हुई थी और मुझे फिर से लाल रंग का ही जोड़ा पहनाया जा रहा था। मेरी माँ और मेरी एक कजन मुझे तैयार करवा रही थी जब मेरी वही वाली कजन वहां पर आ गई और उसने कहा कि बाकी के काम मैं करती हूँ। मेरा दुपट्टा सेट करते हुए बोली कि देख, अपने शौहर से बच के रहना, लड़कियां पहले ही रात अस्पताल पहुंच जाती हैं। मैंने कहा कि क्यों अस्पताल क्यों पहुंच जाती हैं? डर की वजह से। लेकिन मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा। बाबा ने समझाया कि लोग बहुत अच्छे हैं। वो कहने लगे कि डर की वजह से नहीं। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं, तेरी कोई बड़ी बहन भी नहीं है और तेरी माँ इन बातों में बिल्कुल बेवकूफ है। तुझे किसी ने कुछ समझाया भी नहीं होगा। बस मैं तुझे इतना समझा रही हूँ कि अपने शौहर से कहना कि ज्यादा जज्बाती ना हो जाए। मुझे खैर उसकी बात फिर भी समझ नहीं आई, क्योंकि शादी वाला घर था, माहौल था, तो बस जल्दी जल्दी तैयारी श्यारी करवा के रुखसती की रस्म होने लगी ताकि वापस जा सके और वहीं से एयरपोर्ट की तरफ रवानगी हो गई। सीट्स पहले से ही बुक थी। उन लोगों को कहा गया था कि एक दिन रुक के सुबह चले जाएं, पर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पहले ही सीट्स बुक करवाई थी, अब हम कैंसिल नहीं कर सकते। एयरपोर्ट की लॉबी में मैं और मेरा शौहर एक साथ ही बैठे थे। अभी तक हमने कोई खास बात नहीं की थी। उसने बस मुझसे इतना पूछा कि तुमने कुछ खाना पीना है तो बता दो। मैंने कहा कि नहीं। मैंने जवाब दिया, लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर भी बैठा हुआ था।
वो कज़न की बातें बार-बार ज़हन में आ रही थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं उसने इतनी खौफ़नाक बातें क्यों की। दिल तो चाह रहा था कि अम्मी से जा के पूछूं कि ये सब क्या है, लेकिन वो तो मुझे बार-बार यही कहती थी कि फ़िक्र ना कर मरियम, सब ठीक हो जाएगा। सरमद बहुत अच्छा लड़का है और उनके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि शायद ये कज़न बस मज़ाक कर रही होगी या मेरा दिल हल्का करने के बजाय और डरा रही होगी। जहाज में बैठने का लम्हा मेरे लिए बहुत अजीब था। एक तरफ खुशी थी कि नई जिंदगी शुरू होने जा रही है, दूसरी तरफ एक अनजान खौफ भी था। जहाज ने जैसे ही उड़ान बढ़ी तो मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। खिड़की के बाहर देखती रही ताकि अपने अंदर के डर को छुपा सकूं। सरमत मेरे साथ ही बैठा था। वो खामोश तबीयत का लग रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। कभी कभी वो मेरी तरफ देख लेता और फिर आंखें दूसरी तरफ कर लेता। मैंने दिल में सोचा कि ये तो बिल्कुल मेरी कज़न की कही हुई बातों के खिलाफ है। ये तो बिल्कुल सीधा साधा और मासूम सा दिख रहा है। सफर का वक्त ज्यादा नहीं था, लेकिन मेरे लिए घंटों की तरह गुजर रहा था। मैंने खुद को मसरूफ रखने के लिए दिल ही दिल में दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। या अल्लाह मेरी नई जिंदगी खुशियों से भर दे, या अल्लाह मेरे वालिदैन का मान रखना। ये सब दुआएं मेरे दिल से खुद निकलती जा रही थी और मैं रोती हुई अंदर ही अंदर मुस्कुरा भी रही थी। मैं सामने देख रही थी जब अचानक मेरे हाथ को मेरे शौहर ने पकड़ा। मेरा हाथ सीट की साइड पे रखा हुआ था और उसका हाथ भी उसी तरफ था। उसने मेरे हाथ को पकड़ के बहुत जोर से दबोच लिया। मैंने हैरान होकर देखा तो कहने लगा कि क्या हो गया, हाथ ही तो पकड़ा है तुम्हारा, और देखो यूं तो आज हमारी सुहाग रात थी, लेकिन जब तक हम घर पहुंचेंगे तब तक सुबह हो चुकी होगी। जाकर सब लोग सो जाएंगे, आराम करेंगे, इसके बाद तुम्हें दोबारा तैयार किया जाएगा और फिर कहीं तुम मेरे हाथ आओगी। जब उसने कहा कि तुम मेरे हाथ आओगी तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मैं शर्माने लगी तो उसने कहा कि तुम शर्माती हुई बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी शर्म में वक्त निकल जाता है और खूबसूरत लम्हे खराब हो जाते हैं। मैंने कहा कि मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। उसने कहा कि देखो, मैं एक बड़ा ही एडवेंचरस किस्म का आदमी हूँ, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है। तो मेरे साथ रहोगी ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। क्यों ना हम कोई ऐसा काम करें जो हम दोनों को हमेशा याद रहे। मैंने कहा कि ऐसा काम? उसने कहा कि सोचो, कभी किसी ने हवाई जहाज में सुहागरात मनाई है क्या? मैंने कहा कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा कि होने को क्या नहीं हो सकता, ये बड़ा ही एडवेंचरस होगा और हमें हमेशा याद रहेगा। हमारी जिंदगी की एक खूबसूरत याद भी बन जाएगी जिसे बाद में हम याद करके हंसेंगे। मैंने कहा लेकिन हम तो ओपन सीट्स पे बैठे हैं, यहाँ तो कोई कैबिन भी नहीं है। वो कहने लगा कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि मेरी बात मानोगी या नहीं, बाकी तुम सब मुझ पे छोड़ दो। मैं हैरान हुई कि क्या कहूँ। मैं कहती कि नहीं, मैंने तो आपकी बात नहीं मानी तो कितना बुरा लगता। मैंने बस सर झुका के हाँ में सर हिला दिया। उसने कहा कि शाबाश, मुझे ऐसी ही बीवी चाहिए, मेरे साथ तो बहुत खुश रहोगी, बस हमेशा मेरी बात माना। सरमद ने मुझे कहा कि यहाँ जो कुछ भी होगा उसके बारे में किसी को कुछ बताना नहीं, और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है। मैं खामोश रही। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ और तजस्सुस दोनों मौजूद थे। मैंने सरमद की आंखों में देखा, वो पूरी संजीदगी से मुझे देख रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा कि सरमद, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या चाहते हैं। वो मुस्कुराकर बोला, तुम बस मेरी बात मानोगी और जो मैं कहूँगा वो कर लो, बस उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने सरमद की बात सुनकर दिल ही दिल में सोचा कि शायद ये सब मेरी पहली रात का एक हिस्सा है, लेकिन मेरे दिल में खौफ था क्योंकि ये सब कुछ मेरे लिए नया और अनजान था। मैं सामने खड़ी थी। सरमद मेरे करीब आया और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ गर्म और सुकून देने वाला था। मैंने झिझक के साथ उसकी तरफ देखा। उसने आहिस्ता से कहा, मरियम, तुम फिक्र ना करो, ये सब तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हें पता है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज का लम्हा सबसे खास है। मैंने सरमद की बात को सुनते हुए गहरा सांस लिया और दिल में सोचा कि शायद ये सब एक इम्तिहान है जो हम एक दूसरे के लिए देना है। सरमद ने मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और कहा कि हम जिंदगी के इस नए सफर का आगाज कर रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये लम्हा हमेशा याद रहेगा। मैंने सरमद की बात पर सर हिला दिया, लेकिन दिल ही दिल में एक सवाल था कि ये लम्हा कैसे और क्यों याद रहेगा।
मैंने सोचा कि सरमद क्या ये सब जरूरी है। उसने मुस्कुराकर कहा, जरूरी नहीं लेकिन खास जरूर है, और खास लम्हात जिंदगी में हमेशा याद रहती हैं। मैं खामोश हो गई और उसकी बात पर गौर करने लगी। सरमद ने आहिस्ता से कहा कि तुम्हारे चेहरे पर यह खौफ है, वो मोहब्बत का खौफ है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मैंने सरमद की आंखों में देखा, वहाँ एक अजीब सी मिठास और अज़म था। मैंने आहिस्ता से कहा कि मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। सरमद ने मेरे जवाब पर मुस्कुराकर कहा कि यही मुझे सुनना था, और फिर उसने मेरे कान में आहिस्ता से कहा कि यह हमारी पहली और सबसे यादगार रात होगी। मैं सरमद की बातों में खो गई थी। वो मुसलसल बातें कर रहा था जैसे ये लम्हा रुक जाना चाहता हो। मैंने महसूस किया कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई है और मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। सरमद ने मेरे बालों को पीछे किया और कहा कि तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक है। मैंने सरमद को शर्म से देखा, लेकिन अंदर से एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। 5 मिनट गुजर गए लेकिन हम दोनों खामोश थे। सरमद ने मेरे हाथ को अपने हाथ में थामे रखा और आहिस्ता आहिस्ता कहा कि अब वक्त है तुम्हें वो करना जो मैंने कहा था। मैंने सरमद की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब हो रहा है। सरमद ने मुझे करीब किया और कहा कि ये लम्हा तुम्हें हमेशा याद रहेगा और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कभी ना भूलो। मैंने सरमद की बात सुनकर सर हिला दिया और दिल ही दिल में कहा कि शायद ये लम्हा वाकई खास है। सरमद ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो बस याद रह जाते हैं। ये लम्हा भी वैसा ही है। मैंने आहिस्ता से पूछा, क्या ये लम्हा हमारे ताल्लुक की बुनियाद बनेगा? सरमद ने मुस्कुराकर कहा कि ये लम्हा सिर्फ शुरुआत है, हमारी मोहब्बत का पहला बाब है। मैंने सरमद की बात सुनी और दिल ही दिल में उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मान लिया। यहाँ पर हम दोनों खामोश थे। मैं सामने खड़ी सरमद को देख रही थी और उसके हाथ मेरे हाथ में मजबूती से थे। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून और डर दोनों एक साथ थे। मैंने महसूस किया कि ये लम्हा जिंदगी के सबसे अहम लम्हों में से एक है। हम लोग अभी अंदर ही थे। मैं भी शर्मा रही थी, खुश हो रही थी, क्योंकि जाहिर है मुझे भी मेरे शोहर के साथ वक्त गुजारने की खुशी तो थी, लेकिन सब कुछ मेरी उम्मीद के बरअक्स होना शुरू हो गया। मैं यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन सरमद ने कहा कि अभी नहीं, और उसके लहजे में एक अजीब सी जिद थी, जैसे वो जानता हो कि मैं ये काम करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी अपनी मर्जी पर इसरार कर रहा हूँ। कुछ देर खामोशी के बाद अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और एकदम मेरे जिस्म में कमजोरी महसूस हुई। मैं जमीन पर बैठ गई। मुझे उठाना मुमकिन नहीं था। मेरी सांस रुकते रुकते आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। मेरी हालत खराब होती जा रही थी। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक हद के बाद मुमकिन नहीं रहा कि मैं अपनी हालत पर काबू पा सकूं। सरमद मेरी हालत देखकर घबरा गया। वो फौरन मेरे करीब आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे सहारा देने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उसका हाथ झटक देती और सर हिलाकर कहती कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद ठीक हो जाऊंगी। लेकिन वो समझने के बजाय कह रहा था कि मरियम कुछ नहीं होगा, तुम बस आराम करो, थोड़ी देर में ठीक हो जाओगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जमीन पर बैठकर सर झुका लिया। थोड़ी देर के बाद सरमद बाहर निकल गया मदद मांगने के लिए। उसके जाने के कुछ ही लम्हे बाद एयर होस्टर्स की एक टीम वहां पहुंची। उन्होंने मेरे करीब आकर मेरी हालत देखी और फौरन समझ गए कि मामला मामूली नहीं है। एक एयर होस्टर्स ने जोर से पुकारा कि डॉक्टर की जरूरत है। कुछ मुसाफिर बेहरानी से हमारी तरफ देखने लगे कि ये क्या हो रहा है। ये मंजर उनके लिए भी गैर मुतवक्का था। एयर होस्टेस ने फौरन देकर अमले को बुलाया और बाथरूम के करीब से जगह खाली करवाने की कोशिश शुरू कर दी ताकि मुझे सहारा देकर ले जाया जा सके। मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें खोली और इर्द गिर्द देखा तो बहुत लोग जमा हो गए थे। सरमद बाहर खड़ा मदद के लिए बात कर रहा था, लेकिन मैंने उससे महसूस किया कि वो खुद भी घबराया हुआ था। मेरी हालत देखकर वो बार बार पीछे देखता और फिर एयर होस्टेस से बात करता रहा। अचानक मेरी सास और भाभी भी पहुंच गई। वो दोनों हैरान होकर मेरी तरफ दौड़ी और फौरन मुझे सहारा देखने लगी। मेरी सास ने सरमद को गुस्से से देखा और कहा, अल्लाह ही तुम्हें हिदायत दे, तुम लोग कैसे काम करते हो और ये सब क्या हो गया, ये सब कैसे मुमकिन हुआ। सरमद की भाभी भी मेरी हालत देखकर हक्का बक्का रह गई। वो कहने लगी, ये क्या हुआ दुल्हन को, ऐसा कैसे हुआ।
मैंने आहिस्ता से सर हिलाकर कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरी हालत वाज़ थी कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। मेरी सांस रुकती और फिरती रहती थी। मैंने महसूस किया कि मेरी सास और भाभी मेरी मदद करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सरमद उस तरफ आकर एकदम बोलने लगा कि ये सब मामूल की बात है, फिक्र मत करो। लेकिन मेरे लिए ये लम्हा इतना खौफनाक था कि मैं उसकी बात को यकीन से नहीं सुन सकती थी। जहां तक मैंने गौर किया, मेरे कपड़े भी गंदे हो चुके थे और मैं अपने आप को संभालने की कोशिश में थी, लेकिन मुमकिन ना हुआ। प्लेन के अमले ने फौरन इंतजामिया को इतला दी और 1-2 मिनट में पूरा अमला वहां पहुंच गया। एयर होस्टेस ने बुलाया कि हमें अस्पताल जाना होगा क्योंकि मेरी हालत ठीक नहीं थी। सरमद ने फौरन आवाज बुलंद कर दी कि ये सब गलत फहमी है, लेकिन उसकी बात किसी ने संजीदगी से नहीं ली और एयर होस्टेस ने हुक्म दिया कि मुझे फौरन तिबी मदद फराहम की जाए। इस दौरान सरमद और उसके वालिद साहब को रोक लिया गया क्योंकि इंतजामिया इनसे वजाहत तलब कर रही थी कि उन्होंने ये क्या हरकत की है और इन पर जुर्माना आयद किया गया। सरमद के रिश्तेदार जो प्लेन में मौजूद थे, उन सब ने ये मंजर देखा तो वो सब एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर हैरत और गुस्सा दोनों नुमाया थे। सरमद के चेहरे पर भी गुस्से की लकीरें वाज़ेह थी। वो बार बार अपनी माँ और वालिद साहब की तरफ देख रहा था, जैसे उन्हें यकीन दिलाना चाहता हो कि ये सब मामूली बात है, लेकिन अंदर से वो खुद भी इस सूरत हाल से परेशान था। उसके रिश्तेदार बातों में उलझ कर एक दूसरे से कुछ कहने लगे कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, एक दुल्हन की पहली रात पर ऐसा मंजर पैदा कैसे हुआ। ये सब के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज बन गया था। एयर होस्टेस ने मुझे फौरन एक व्हील चेयर पर बिठाया और सरमद को अस्पताल जाने की इजाजत देने से पहले उससे कई सवालात किए। मुझे बामुश्किल वहां से उठाकर बिठाया गया, लेकिन मैं जमीन पर बैठकर बेहाल सी रह गई। सरमद और उसके वालिद साहब एयरपोर्ट के एक तरफ खड़े होकर इंतजामिया से बातें कर रहे थे। मुझे अपनी हालत पर ज्यादा ध्यान नहीं था। मैं बस एक बात सोच रही थी कि शायद ये रात मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा बन चुकी है और मैं इससे निकलने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। यहाँ तक कि प्लेन लैंड हुआ और फौरी तौर पर मुझे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरमद और उसके वालिद को रोक लिया गया और उनसे तफसील पूछी जा रही थी। इंतजामिया की नजर में ये मामला संगीन था और उनके ऊपर फाइन भी लगाया गया था। मैंने अस्पताल की तरफ जाते हुए अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन दिल ही दिल में खौफ और परेशानी थी कि ये रात हमारी जिंदगी का एक ऐसा लम्हा बन चुकी है जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। अस्पताल वाले भी मेरी सास को बातें सुनाने लगे कि आपका बेटा जंगली है, उसे आपने कोई तमीज नहीं सिखाई, क्या हाल कर दिया लड़की का, पहली ही रात में ये सब हो गया। ये सुनकर मेरी सास चुप रह गई, लेकिन उसके चेहरे पर दुख और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो खामोशी से मेरी तरफ देखती रही और एक कोने में बैठकर रोना शुरू कर दिया। मैं उसके रोने की आवाज सुन रही थी, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। दूसरी तरफ सरमद और मेरे ससुर अभी तक फोन नहीं उठा रहे थे। उनके फोन बज रहे थे, लेकिन वो किसी तरह जवाब नहीं दे रहे थे। ये सब कुछ सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया था। मुझे नहीं मालूम था कि एयरपोर्ट पर उनके साथ क्या हो रहा था और वो किस बातों का सामना कर रहे थे। शायद उनको वहाँ काफी सख्त बातें सुनने को मिल रही थी। हमें अस्पताल से वापस घर लाया गया। घर पहुंचने पर भी कुछ मेहमान मौजूद थे जो मेरे चेहरे और हालत को देखकर खामोश हो गए थे। उनके चेहरे पर हैरत और अफसोस दोनों थे। मैं अंदर दाखिल हुई तो मेरी सास फौरन मुझे कमरे में लेकर गई और एक तरफ बैठकर रोना शुरू कर दिया। वो मुसलसल ये कह रही थी कि इतनी मुश्किल से इज्जत कमाई थी, सारी की सारी लुट गई। अब ये लोग भी कहानियां बनाएंगे और हमारे घर की इज्जत को नुकसान पहुंचाएंगे। उसके अल्फाज मेरे दिल पर एक बोझ की तरह गिरते जा रहे थे। मैं खामोश रही, लेकिन अंदर से गहरा दर्द महसूस कर रही थी। मेरी सास ने सरमद की बात करते हुए कहा कि अस्पताल में डॉक्टर ने भी बहुत बातें की हैं और कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं हैरान रह गई। मैंने आहिस्ता से कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर है, तो उसने सख्त लहजे में कहा, क्यों तुम्हारा कसूर नहीं है? मर्द तो ऐसे ही होते हैं, गलत बातें करते रहते हैं, लेकिन औरतों का काम होता है कि उन्हें मना करना चाहिए। तुमने उसको ये नहीं कहा कि घर जाके ये काम कर लेना? ये सुनकर मेरा दिल घबराने लगा। मैंने कहा था, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई। मेरी सास ने सरमद के रवैये पर
तनकीद करते हुए कहा कि ये सरमद इसी तरह का है, इसी के साथ रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। अगर अल्लाह मियाँ की गाय बनी रहोगी ना तो बार बार अस्पताल जाना पड़ेगा। मैं ये बात सुनकर अंदर ही अंदर डर गई, लेकिन वो मेरी हालत पर बिल्कुल रहम नहीं कर रही थी। उन्होंने मुझे ऐसे अल्फाज कहे कि मैं खामोश रह गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं कुछ बोल ना सकी। मैं एक दिन की दुल्हन थी, ऊपर से मेरे साथ ये हादसा हुआ था और उसका बोझ मेरी बर्दाश्त से ज्यादा था। कम से कम मुझे कोई तसल्ली ही दे देता, लेकिन वहाँ कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो मुझे सुकून दे। कुछ देर बाद मेरे लिए दूध का गिलास भिजवा दिया गया। मेरी नंद मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा कि हमारे घर में दुल्हन को अकेला नहीं छोड़ते, कहते हैं उसके पीछे भूत लग जाते हैं, इसलिए आज मैं आपके पास सो जाऊंगी। मैंने उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन दिल ही दिल में एक अजीब सा गम था। मैंने कहा तुम्हारे भाई नहीं आए? वो कहने लगी कि वो तो अभी तक नहीं आए, वो लोग रात के किसी वक्त आए, लेकिन सरमद को मेरे कमरे में नहीं भेजा गया। ये सुनकर मेरा दिल और भी भारी हो गया। मेरी क्या हालत थी मैं ही जानती थी। एक तो मेरे साथ ये हादसा हुआ, ऊपर से मेरा कोई अपना भी मेरे साथ नहीं था, कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। सब लोग बातें करने वाले ही थे और बातें कर भी रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोग कहने लगे कि ये लड़की खुद ही उसकी वजह बनी होगी, खुद ही इसकी वजह बनी होगी। अगर औरत खुद ना चाहे कुछ भी नहीं हो सकता। ये सुनकर मेरे दिल पर एक और धचका लगा। मैं खामोशी से अपनी आंखें बंद कर लेती और एक गहरी सांस लेती रही। मेरी सास के चेहरे पर गम और मायूसी साफ नजर आ रही थी और वो कह रही थी कि आपको कोई पढ़ी लिखी लड़की लानी चाहिए थी ना, आप पता नहीं कैसी लड़की उठा के ले आए हैं। इसने तो इतने ही दिन में आप लोगों को मुआशरे में जलील करके रख दिया है, आगे पता नहीं क्या होगा। ये सुनकर मेरा दिल और भी भारी हो गया और मैं खामोशी से अपने कमरे के एक कोने में बैठकर सोचने लगी कि शायद मेरी जिंदगी का ये पहला दिन ही सबसे मुश्किल दिन बन गया है। सरमद मेरे कमरे में जब आया तो ऐसा लगता था कि उसे कोई परवाह ही नहीं है। उसने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं और सीधा पूछा कि कब तक ठीक हो जाओगी। मैं हैरान हो गई। मैंने आहिस्ता से कहा कि मुझे नहीं पता, डॉक्टर कह रही थी 1 हफ्ता लगेगा। उसने बगैर किसी जज्बात के कहा 1 हफ्ता? फिर मैं एक काम करता हूँ, मेरे दोस्तों ने मेरी शादी की खुशी में पार्टी रखी है, मैं वहीं चला जाता हूँ, उधर ही रह लूंगा। कुछ दिन जब तुम ठीक हो जाओगे तो आ जाऊंगा। मैंने उसकी बात सुनकर आहिस्ता से कहा कि मेरी ऐसी हालत में आप मुझे छोड़कर जाएंगे? सब घर वाले मुझे बातें सुना रहे थे, ये सब कुछ तो आपकी वजह से हुआ है। वो हंस कर बोला कि मेरी वजह से हुआ है? क्या मैं तुम्हें जबरदस्ती ले गया था? वहां तुम भी तो मेरे साथ गई थी, उस वक्त तुम बड़ी खुश हो रही थी, अब तुमने सब कुछ मुझ पर डाल दिया है। मैं हैरान रह गई कि किस किस्म का आदमी था, किस तरह की बातें कर रहा था। मेरे साथ इतना बुरा हुआ वो भी उसकी वजह से, लेकिन मेरा ख्याल करने के बजाय मुझे ये महसूस करा रहा था कि जैसे मैं सिर्फ एक ही काम के लिए हूँ और क्योंकि अभी ये काम नहीं हो सकता तो मेरे साथ भी नहीं रहेगा। और साथ ही मुझे डांट भी रहा था कि सिर्फ मर्द ही ऐसे नहीं होते हैं, तुम औरतें भी किसी से कम नहीं हो, तुम्हें भी शादी की बहुत खुशी चढ़ी हुई थी, यही होती है शादी, इसी को शादी कहते हैं, अब बैठ के भुगतो। इस शादी को सरमद ने यह कहकर कमरे से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी। मैं वहां बेबसी से बैठ गई, आंखों में आंसू भर आए। मैं खामोशी से रोने लगी। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है, मेरा दिल टूट चुका था। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन हर सांस के साथ दर्द बढ़ता जा रहा था। मैं रोती रही और सरमद चुपचाप कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद मेरे मोबाइल पर मेरी माँ की कॉल आई। मैंने फोन उठाया, लेकिन बात शुरू होते ही मेरी आवाज कांपने लगी। मैं बस रोने लगी। माँ ने मेरी हालत पे समझ लिया कि कुछ गलत है। उसने आहिस्ता से कहा कि बेटा कोई बात नहीं, हम भी आएंगे, हम कोई गरीब थोड़ी हैं, हम भी जहाज में बैठ के आ जाएंगे। जब हमारा दिल करेगा अपनी बेटी से मिलने के लिए आएंगे। मैंने आंसू बहाते हुए कुछ कहा नहीं, सिर्फ सर हिला दिया, क्योंकि मैं उस वक्त बोलने की हालत में नहीं थी। बस फिर ऐसी ही हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई। तो उसके बाद कुछ अच्छा होना था। वलीमा भी कैंसिल हो गया, रिश्तेदार भी बातें करते ताने देते चले गए। मेरी सास भी मेरे खिलाफ हो गई और सरमद के वालिदैन भी मेरे खिलाफ हो गए, क्योंकि जिसके दिल में मेरे लिए एहसास नहीं था, मैं उससे क्या ही मोहब्बत करती। लेकिन उसकी बातें और रवैया मेरे दिल को और भी जख्मी कर रहा था। मैं रात भर जागती रही और सोचती रही कि मेरी जिंदगी का पहला दिन ही मेरे लिए एक तवील और कठिन इम्तिहान बन गया है।
सरमत ने कहा था कि उसे एडवेंचरस लाइफ पसंद है, इसके एडवेंचर हमारी पूरी जिंदगी का रोग बन गया। उसके बाद वो मेरे साथ तभी ठीक रहता था जब उसको मुझसे कोई मतलब होता था, और मतलब निकल जाने के बाद बिल्कुल बदल जाता था। दोस्तों के पास जाना, रात को देर से आना, और उसे सिर्फ ये बात रात को याद आती थी कि मैं उसकी बीवी हूँ। मैंने अपने घर में भी ये बात किसी को नहीं बताई थी। यहाँ तक कि मैं माँ बनने वाली थी तो मेरी सास सब खुश हो गई कि चलो हमारी बहू ने खुशखबरी सुनाई है, और वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल भी रखने लगी। लेकिन सरमत ने मुझे कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम अभी माँ बनो। मैं उसकी बात सुन के हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या मतलब, शादी के बाद औरत माँ ही बनती है। उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम अभी माँ बनो। तुम बच्चा पैदा करोगी, बच्चे की माँ होके रह जाओगी, तुम मोटी हो जाओगी, तुम्हारा पेट बाहर निकल आएगा, अजीब सी हो जाओगी, हर वक्त बच्चे के पीछे पड़ी रहोगी। फिर उसके बाद दूसरा बच्चा पैदा हो जाएगा, फिर तुम बच्चों की माँ बन जाओगी और उम्र में भी मुझसे 10 साल बड़ी लगने लगोगी। तो फिर हमारी अपनी पर्सनल जिंदगी का क्या होगा? मैंने आहिस्ता से कहा कि हमारी पर्सनल जिंदगी सिर्फ रात के 2 घंटे ही होती हैं। उसके बारे में सोचकर मैं अपनी औलाद को तो नहीं भूल सकती हूँ। मैंने सीधी बात की, लेकिन इस बात का असर उस पर कुछ ऐसा हुआ कि वो चुप हो गया। मैंने पहली बार उसे खामोश देखा और अंदर से मैं एक अजीब सी कश्मकश में थी कि शायद ये सुनकर वो सोच रहा हो, या शायद ये बात उसे बुरी लग गई थी। लेकिन अगले दिन उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दो, बस पहला बच्चा है ना, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैंने कैसा रिएक्शन देना है। उसने मजीद कहा कि मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जाता हूँ, तुम्हें कोई अच्छी सी चीज खिलाता हूँ, तो तुम्हारी खट्टी खट्टी चीजें खाने का दिल करेगा ना, तो चलो चलते हैं। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए हाँ कहा, क्योंकि मुझे लगा शायद बच्चे के आने के बाद ये ठीक हो जाएगा, और इसी सोच के साथ मैंने उसकी बात कबूल कर ली, क्योंकि यही कहा जाता है कि इसी तरह से इस दुनिया में ये सब कुछ चलता है। सरमत ने मुझे बाहर ले जाने का वादा पूरा किया और हम दोनों एक अच्छे रेस्टोरेंट गए। वहां जूस भी और कुछ खाने पीने का लुत्फ भी उठाया, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा गुबार था। मैं जानती थी कि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने अपनी हालत को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि शायद ये वक्त हमारी दूरी को खत्म कर दे। लेकिन वापस आकर मेरी हालत और खराब हो गई। मैं महसूस करने लगी ये सब कुछ जिस्मानी नहीं बल्कि एक ज़हनी बोझ है जो मुझे अंदर से दबाए हुए है, और ये बोझ हर लम्हा बढ़ता जा रहा था। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे अस्पताल जाना पड़ा। मैं वहां जाकर हैरान रह गई कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि किसी ने मुझे मिसकैरेज करने की दवाई घोल के पिलाई है, या तो मैंने खुद पी है। ये सुनकर मैं लरस गई। मैंने सख्ती से कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी समझ में आ गया कि ये काम सरमत ने किया है। जब मैंने बाद में उससे पूछा तो उसने बगैर किसी शर्म के कहा कि जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया। मैंने तुमसे शादी की है तो मैं बच्चों की माँ बनाने के लिए नहीं, अपने लिए। वैसे भी तुम्हारे पास 3-4 साल है, उसके बाद तुमने वैसे ही बुढ़ी हो जाना है, पहले जैसा नहीं लगना। 3-4 साल मेरे साथ एंजॉय कर लो, फिर उसके बाद बैठ के माँ बन जाना और बच्चों को पालती रहना, मुझे कोई मसला नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने महसूस किया कि ये आदमी मेरी जिंदगी का हिस्सा रहने के लिए तैयार नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। मैंने अंदर ही अंदर फैसला कर लिया कि इंसान सारी जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं था। मैंने अपनी हिम्मत को जमा किया और अपनी माँ बाप को कहा कि मैं आना चाहती हूँ। उन्होंने वहां से मेरे लिए टिकट भेजा और मैंने अपनी सास से कहा कि मैं 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। उनको ये सब नॉर्मल लगा कि बस लड़की अपने माँ बाप से मिलने जा रही है। मैं चली गई, लेकिन अब मुझे जहाज में बैठने से भी डर लगता था, क्योंकि मेरा दिल खौफ और दुख से भरा हुआ था। जब मैं अपने घर पहुंची तो मैंने अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया और कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। ये सुनकर मेरे माँ बाप का गुस्सा भी मेरे हक में हो गया। उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और कहा कि बेटी, तुमने सही फैसला किया है, हम तुम्हारे साथ हैं। उसी दिन से सारे मामलात बिगड़ना शुरू हो गए। सरमत के खानदान ने मुझे धमकियां देना शुरू कर दी कि वो तलाक नहीं देंगे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने खुला का केस कर दिया और अदालत ने मेरे हक में फैसला दे दिया और ये बुरा आदमी मेरी जिंदगी से निकल गया। आज मैं ये बात दिल से कहना चाहती हूँ कि बेटियों की शादी देखभाल की करें, सिर्फ पैसे और शक्ल ना देखें।
बल्कि ये भी देखें कि इंसान अच्छा है या नहीं, क्योंकि एक अच्छा इंसान सिर्फ खूबसूरती या दौलत से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उसके किरदार से पहचाना जाता है, और ये किरदार ही खुशगवार जिंदगी की बुनियाद होता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी दूसरी लड़कियों के लिए एक सबक बने, ताकि वो अपनी जिंदगी के फैसले सोच समझ कर करे और कभी भी सिर्फ दूसरों के कहने पर अपनी खुशियां कुर्बान ना करे, क्योंकि शादी एक मुकद्दस रिश्ता है जिसमें मोहब्बत, एहतराम और यकीन की बुनियाद होनी चाहिए, ना कि खौफ और जबरदस्ती की। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उस रिश्ते से निकल गई, क्योंकि उस आदमी ने जिसने अपनी ही औलाद को दुनिया में आने से पहले खत्म कर दिया, बाद में पता नहीं मेरे साथ क्या करना था। मेरे लिए यही मेरी आंखें खोल देने का एक पॉइंट था। अगर यहाँ मैं चुप कर जाती तो फिर खुदा की कसम मैं पूरी जिंदगी जलील होती। अब आप लोग बताएं कि मैंने सही किया या नहीं। अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा।